नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर के परीक्षा गुरु। तो दोस्तों, आर के परीक्षा गुरु पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो प्यारे मित्रों, जैसा कि हमारे चैनल की एक खासियत है कि कम समय लेकर अधिक से अधिक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना, तो उसी क्रम में आगे चलते हुए और हमारा अगला वीडियो जो है वीडियो नंबर 7 और हिंदी साहित्य का 7वां भाग। दोस्तों, देखते हैं हिंदी साहित्य का 7वां भाग, काल विभाजन। तो काल विभाजन शुरुआत से हम देखेंगे, जहाँ से हमारे प्रश्न बन सकते हैं तो वहाँ से हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं काल विभाजन, शुरुआत करते हैं। देखिए, काल विभाजन जो है 7 भाग है। काल विभाजन मुख्यतः 4 आधार पर किया जाता है। काल विभाजन मुख्यतः 4 आधार पर किया जाता है, जिसमें से कौन कौन से हैं? एक कर्ता के आधार पर, प्रवृत्ति के आधार पर, विकासवादिता के आधार पर, और चौथा है सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर। तो उसमें भी अलग अलग प्रकार से कर्ता के आधार पर पहले देख लेते हैं। कर्ता के आधार पर किसमें आता है? कर्ता का मतलब आप जानते हैं, जो कार्य करने वाला होता है, अर्थात लेखक के नाम से उस काल का विभाजन किया गया। जैसे कि भारतेंद्र युग कर्ता के आधार पर आता है, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग। प्रश्न बन जाता है इसमें से, प्रसाद युग काल विभाजन के किस आधार पर आधारित है? तो हम कर्ता के आधार पर लगा देंगे। अगला है प्रवृत्ति के आधार पर। तो प्रवृत्ति के आधार पर दोस्तों, भक्ति काल। भक्ति काल में संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा को मुख्य तौर पर लिया गया। इसमें वैसे तो 4 ये तीनों एक ही में आते हैं, लेकिन अलग अलग भी माने जाते हैं। और अगला है रीतिकाल है, छायावाद और प्रगतिवाद। प्रवृत्ति के आधार पर भक्ति काल, संत काव्य, सूफी काव्य, रीतिकाल, छायावाद और प्रगतिवाद। अगला प्रवृत्ति का मतलब ये है कि जैसे कि जो कवि होते हैं, उसमें लेखक हैं, जो रचनाकार हैं, वो किस प्रकार की रचनाओं को लेते हैं और उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी आधार बनाए गए हैं, उसको लेकर के उनकी प्रवृत्ति पहचान कर उनके आधार पर काल विभाजन किया गया। अगला है विकासवादिता के आधार पर। इसमें किस प्रकार से विकास हुआ उसकी बात की गई और उसके पर चर्चा की गई। तो उसमें विकासवादिता के आधार पर जैसे आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल इसमें रखा गया। अगला है सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर। सामाजिक, समाज में जो उस समय के जो क्षेत्र कार्य हो रहे थे, उस क्षेत्र में जो कार्य हो रहे थे, उसको रखा गया। फिर सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर। सांस्कृतिक घटनाओं का मतलब उसमें जिस प्रकार से कार्य हो रहे थे, जिस प्रकार से प्रथाएं चल रही थी, जिस प्रकार से रीति रिवाज चल रहे थे, उनको आधार बना करके इस काल विभाजन को रखा गया। इसमें राष्ट्रीय धारा, स्वतंत्रोत्तर काल, स्वच्छंदतावादी धारा। तो सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर राष्ट्रीय धारा, स्वतंत्रोत्तर काल और स्वच्छंदतावादी धारा को रखा गया इसमें। तो काल विभाजन की शुरुआत, अगर हम पहला प्रश्न बन जाता है कि काल विभाजन की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी, तो गारसा दत्तासी लेखक तो रहे हैं जिन्होंने इस्तवार द लिटरेचर इन हिंदुस्तान नाम से ग्रंथ लिखा, लेकिन इन्होंने काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया। फिर उनके बाद शिव सिंह सेंगर आ जाते हैं। शिव सिंह सेंगर ने भी शिव सिंह सरोज लिखा, उसमें भी काल विभाजन का कहीं भी कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तीसरे नंबर पर हमारे जो हिंदी साहित्यिक ग्रंथकार हैं वो जॉर्ज ग्रियर्सन जो हैं, इन्होंने काल विभाजन का सर्वप्रथम पहला प्रयास किया। तो प्रश्न अगर आता है तो काल विभाजन का सर्वप्रथम पहला प्रयास किसने किया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। इन्होंने 4 भागों में किया। इनकी पुस्तक जो थी वो कौन सी थी? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में 11 कालखंडों में विभक्त किया। कितने? तो दोस्तों
द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में 11 खंडों में विभक्त किया। जैसे उन 11 खंडों के नाम हम जान लेते हैं। चारण काल, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है चारण काल। इसका समय 700 से 1400 ईस्वी था। चारण काल का समय ग्रियर्सन ने क्या रखा, 700 से 1400 ईस्वी रखा। दूसरा, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, क्या रखा, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल ये रखा। इसमें समय 15वीं शताब्दी ही है, यही 1500 के लगभग का माना जाता है। अगला, मलिक मोहम्मद का प्रेम काव्य। अगला है तीसरे नंबर का मलिक मोहम्मद का प्रेम काव्य। जब मलिक मोहम्मद जायसी उसमें प्रेम काव्य धारा की रचनाएं लिख रहे थे, उस समय को इन्होंने तीसरे नंबर पर रखा। अगला चौथे नंबर का ब्रज का कृष्ण काव्य। ब्रज का कृष्ण काव्य ये 1500 से 1800 ईस्वी के मध्य इसकी चर्चा की गई। ब्रज का कृष्ण काव्य की हम बात कर लेते हैं। जैसे सूरदास जी थे, यानी हम यूँ कहें तो अष्टछाप के समस्त कवि जो भक्त मंडल थे, यानी कृष्णाश्रयी के जितने लेखक थे, उनके आधार पर उनको यहाँ पर सम्मिलित किया और उनका समय निर्धारित किया 1500 से 1800 ईस्वी के बीच में रखा जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। अगला है हमारे 5वें नंबर का मुगल दरबार। मुगल दरबार, इसके बाद आ जाते हैं मुगल शासक जब हमारे भारत देश पर आक्रमण किया और शासन करने लगे, तो जब मुगलों का शासन हुआ तो उस समय की जो हिंदी कवि थे, हिंदी साहित्यकार थे, उनको रखा गया। तो मुगलों का शासन लगभग वहीं 1540 या 1500 के बाद 1500-1600 के बीच में, या 1500 से 1800 या 2000 ईस्वी के बीच में रखा गया। यहाँ पर कई लेखकों के अनुसार कई सन मिलते हैं, इसलिए कोई 1500 से या 1500 के बाद मानते हैं। तो ऐसा मुगल दरबार हम रख लेते हैं। अगला तुलसीदास रखा गया, जब राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, और इनमें तुलसीदास के समय लगभग 1532 ईस्वी में तुलसीदास का जन्म माना जाता है और 1623 ईस्वी उनका देहावसान माना जाता है। तो उसी के लगभग में इस काल का इन्होंने अच्छे से प्रकाशन किया। तो 6वें नंबर पर और 7वें नंबर पर की हम बात कर लेते हैं। तो रीति काव्य इनका जो था, तो रीति परंपरा के कवि जो थे, जैसे कि विद्यापति प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं रीति परंपरा के, देव, भूषण, मतिराम इत्यादि। तो यहाँ से रीति काव्य धारा को रखा गया। अगला है तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि, यानी तुलसीदास के जो बाद में आए, ठीक है, कवि, उनका समय यहाँ पर निर्धारित किया 1600 से 1700 ईस्वी। अगला 9वें नंबर का 18वीं शताब्दी यानी 1800 ईस्वी के समथिंग इसको रखा गया, यानी जो हमारा समय चला उसके 1800 वर्ष पूर्ण हो जाने के पर ये बताया गया, 18वीं शताब्दी रखा गया। अगला 10वें नंबर का कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। जो कंपनी कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे भारत देश में अंग्रेजों ने लगाई, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों ने लगाई, तो उस समय जब उन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हमारे भारत के अधिकांश क्षेत्र हो चुके थे, तो उस समय जब शासन चल रहा था, हमारे हिंदुस्तान की जो दशा थी उसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने ये नाम दे दिया। अगला नामकरण क्या किया, 11वें नंबर का महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। फिर अंग्रेज महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान को रखा। तो इसमें दोस्तों उस समय की जो चर्चाएं चल रही थी उसको इसमें समाहित किया गया। अगला हमारे मिश्र बंधु, ये हिंदी साहित्यकार हमारे, अगर हम इनको बात करते हैं तो भारतीय एक सबसे प्रथम है जो इन्होंने
काल विभाजन का प्रयास किया और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया। तो मिस्र बंधु हम जैसा कि पिछली वीडियो में बता चुके हैं कौन कौन से थे, तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं मिस्र बंधु कौन कौन से थे। तो गणेश, बिहारी, मिश्र, श्याम, बिहारी, मिश्र और सुखदेव, बिहारी, मिश्र। दोस्तों ये मिश्र बंधु हैं, गणेश, श्याम, सुखदेव। तो इनके द्वारा हमारा जो काल विभाजन हुआ, उन्होंने क्या रखा, आरंभिक काल। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, आरंभिक काल। आरंभिक काल का समय इन्होंने निर्धारित किया 700 से 1444 विक्रमी संवत। यहाँ पर विक्रमी छूट गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, संवत भी मान लेते हैं। विक्रमी संवत यहाँ पर रखा 700 से 1444 विक्रमी संवत। इसी के दो खंड कर दिए, इसको दो खंडों में विभक्त कर दिया। कौन कौन से, का खंड में रख देंगे, एक का और खा में हमने इसको व्यक्त किया है। तो इसका पहला का खंड है पूर्वारंभिक काल। पूर्वारंभिक काल ये आरंभिक काल का ही एक अंग है, पूर्वारंभिक काल, और इसको समय इसका रख दिया 700 से 1343 विक्रमी संवत। कब रखा, 700 से 1343 विक्रमी संवत। अगला दूसरा इसी में है, खा खंड में उत्तरारंभिक काल। इसका समय दोस्तों रखा 1344 से 1444 विक्रमी संवत। 1300 सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई दोस्तों, 1343 यहाँ पर होना है। 1343 से 1444 विक्रमी संवत। और यहाँ पर ठीक है दोस्तों, यही 44 ही होगा, मिस्टेक होगी, 44 ही होगा नहीं, है 44 ही है। अगला दूसरा रखा मध्यकाल। मध्यकाल का समय इन्होंने 1445 से 1680 विक्रमी संवत बताया। मध्यकाल का समय क्या बताया, 1445 से 1680 विक्रमी संवत रखा। इसको भी दो खंडों में विभक्त किया, पूर्व मध्यकाल, इसका समय 1445 से 1660 ईस्वी विक्रमी संवत। क्या रखा, पूर्व माध्यमिक काल है 1445 से 1560 विक्रमी संवत। और इसी का दूसरा खंड है प्रौढ़ माध्यमिक काल, इसका 1561 से 1680 विक्रमी संवत। 1561 से 1680 विक्रमी संवत रखा। अगला दोस्तों देख लेते हैं अलंकृत काल। अलंकृत काल को रख लेते हैं, तो यहाँ पर अलंकृत काल में 1681 से 1899 विक्रमी संवत रखा है। 1680 से 81 से 1899, 1681 1899 विक्रमी संवत। इसको दो खंडों में विभक्त किया, पूर्वालंकृत काल, इसका समय रखा 1681 से 1790 विक्रमी संवत। पूर्वालंकृत काल 1681 से 1790 विक्रमी संवत। और दूसरे का उत्तरालंकृत काल, इसका रखा 1791 से 1899 विक्रमी संवत। अगला चौथे नंबर पर जिन्होंने क्या रखा, परिवर्तन काल। दोस्तों परिवर्तन काल लगभग जब रीतिकाल के बाद आधुनिक काल को आया, तो उसमें परिवर्तन हुआ, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। तो इन्होंने बहुत अच्छा ये नामकरण दिया है परिवर्तन काल। तो पूछा भी जाता है परिवर्तन काल किसने दिया है, तो ये मिश्र बंधुओं ने कहा है। तो इसका हम लिख लेते हैं 1890 से
1890 से 1925 विक्रमी संवत, 1890 से 1925 विक्रमी संवत पूर्व परिवर्तन काल। अगला 5वें नंबर पर वर्तमान काल, 1926 से अब तक। वर्तमान काल 1926 से अब तक महत्वपूर्ण है दोस्तों।